हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए आज लेकर के आए हैं थ्योरी है। थ्योरी में क्या है? मिल्क है। ठीक है। वीडियो में पिछले किसी वीडियो में कमेंट किया था किसने? सूर्या यादव ने। किसने किया था? सूर्या यादव ने। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा कि मैम इसी तरीके से धीरे धीरे करके आप पहले थ्योरी पढ़ा दें। ठीक है। तो हम ऐसे ही एक एक टॉपिक लेकर के आते रहेंगे। ठीक है। आज मिल्क पूरा करा दे रहे हैं। ठीक, ये किस बुक से है? इसमें देख लीजिए, गृह विज्ञान कक्षा 12 का बुक है। बहुत अच्छे से दिया गया है, विद्या पब्लिकेशन का है। इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। जो चीज़ें मुझे लगेगा कि आप लोगों को देना चाहिए, मैं आप लोग को इसमें से पढ़ा दूंगी। कमेंट बॉक्स में बहुत लोग पूछते हैं कि मैम आप किस बुक से पढ़ाती हैं। मेरे पास क्लास 9th होम साइंस कम से कम 5 से 6 पब्लिकेशन होगा। राजीव, अरिहंत, ठीक है, राजीव, अरिहंत, विद्या पब्लिकेशन, इस तरीके से करके 4-5 पब्लिकेशन के मेरे पास 6 बुक या 7 बुक 9th की होगी। फिर 10th की ऐसे ही राजीव और अरिहंत की है 2-2, और फिर 11th की है, 12th की है, फिर 6 से लेकर के और 8 तक जो है ये क्या है? SCRT वाली यानी सरकारी वाली बुक है। तो जो मुझे लगेगा कि जिस बुक से आप लोग को पढ़ाना चाहिए, अच्छा लगता है। बाकी प्रैक्टिस सेट में यूथ कंपटीशन का वो UGC का रखे हैं। ठीक, उसमें कई साल के 22 या 25 प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक, फिर एग्ज़ाम बूस्टर है। ठीक है। इस तरीके से करके मेरे पास बहुत किताब है। ठीक है। हाँ, मुझे जो लगेगा कि आप लोगों के लिए जो इसमें से अच्छा होगा मैं उसे लाती रहूँगी। ठीक, तो बहुत ज़्यादा समय ना बर्बाद करके अब अपने क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ से पूरा चैप्टर, यहाँ देखिए पीछे चैप्टर था। ठीक, लेकिन उसमें से हमें नहीं लगा कि पढ़ाना चाहिए। जहाँ से पढ़ाने वाली चीज़ थी वहाँ लेकर आए हैं। इस फोटो में भी कई सारी चीज़ें तो हैं, बट मुझे स्किप कर देना। ठीक है, सारी चीज़ें नहीं पढ़ना हम लोगों को। हम अपने एग्ज़ाम के उस हिसाब से ही पढ़ेंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास चलेगा। ठीक, दूध में अधिकांश मात्रा में जल होता है। सामान्य रूप से लगभग 87.25% जल होता है। तो मिल्क में जल कितना होता है? तो 87.25% क्या होता है? जल होता है। तथा शेष भाग कितना होता है? 12.75 भाग क्या होता है? ठोस पदार्थ होते हैं, जिनमें क्या होगा? फटा वसा यानी फैट होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, भस्म होगा, आदि ये चीज़ें क्या होते हैं? 12% में होते हैं। ठीक है। अब क्या है? दूध में इसके अतिरिक्त अल्प मात्रा में कुछ घुलनशील गैसें जैसे एंजाइम, रंग कण भी विद्यमान, एंजाइम तथा रंग कण भी विद्यमान होते हैं। पोषक तत्वों के अनुपात के अनुसार दूध का संगठन निम्नवत होता है। ठीक, क्या है? दूध में जल 87.25%, वसा 3.80%, प्रोटीन 3.50%, कार्बोहाइड्रेट 4.80% और भस्म 0.65%। ठीक है। ये चार्ट आप लोग क्या करिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के कहीं रख दीजिएगा, तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है। ये क्या है? अगर कोई पूछ दे मिल्क में वाटर कितना होता है तो 87%। ठीक है। फैट कितना होता है तो 3 यानी 4% कह सकते हैं आप इसको। ठीक, प्रोटीन कितना होता है? 3%। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट 4 यानी 5%। ठीक है। भस्म कितना होगा? 0.65%। ठीक, कुछ मुख्य मादाओं के दूध का औसत संगठन निम्न वर्णित तालिका में प्रस्तुत किया गया है। ठीक, जैसे मादा क्या हो गया? गाय का दूध, स्त्री का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध। ठीक है। इसमें प्रोटीन ग्राम में कितना होगा? कार्बोहाइड्रेट कितना होगा? ये 100 ग्राम में दे रहा है। प्रति 100 ग्राम में ये सारी चीज़ें क्या हैं? अवेलेबल हैं। फैट कितना होगा? कैलोरी कितना होगा? खनिज कितना होगा? खनिज किस में है? मिलीग्राम में। ठीक है। अब स्त्री का जो मिल्क है यानी मदर मिल्क है, उसमें प्रोटीन कितना होगा? 3.1%। ये चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना होगा? 6.6%। फैट कितना होगा? 3.9%। 3.9% मेरे मुंह से निकल जा रहा है। कैलोरी कितनी होगी? 55। और खनिज लवण कितना होगा यानी मिनरल्स कितना होगा? 0.1। ठीक है। इसी तरीके से काऊ का मिल्क जो होगा 3.3 होगा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कितना होगा? 4.8 होगा। फैट कितना होगा? 3.6 होगा। कैलोरी कितनी होगी? 76 होगी। और मिनरल्स कितना होगा? 0.7 होगा। ठीक है। अब क्या है? भैंस यानी बुफेलो मिल्क है। प्रोटीन 4.3%। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके मिल्क में होगा? तो भैंस के मिल्क में। ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि गाय, भैंस, बकरी सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होगा, तो भैंस के दूध में होता है। ठीक है। और क्या है फिर? 5 ग्राम क्या है? कार्बोहाइड्रेट होगा भैंस में। 8.8 क्या होगा?
वसा यानी फैट होगा और 117 कैलोरी होगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना भैंस का दूध पीने से लोग ज़्यादा मोटे होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 117 होगा और खनिज कितना होगा 0.8 होगा। ठीक है, अब बकरी का दूध है 3.7 होगा प्रोटीन। तो गाय भैंस के बाद अगर किसी के दूध में प्रोटीन अधिक है तो किस में होगा, बकरी में होगा। ठीक है, गोट में होगा। कार्बोहाइड्रेट कितना है 4.7 है। ठीक, और फैट कितना है 5.7 है। सबसे ज़्यादा फैट अगर किसी के दूध में है तो किस में है, बकरी में है। ये चीज़ें आप लोग डिफरेंट समझ के रखिएगा। सबसे अधिक फैट किस में है तो बकरी के दूध में है। सबसे अधिक प्रोटीन किस में है तो भैंस के दूध में है। ठीक है, सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किस में है तो मदर मिल्क में है। किस में है, मदर मिल्क में है। ठीक है, इस तरीके की मदर मिल्क में है, इसीलिए तो बच्चे का खाना पूरा मिल्क ही हो जाता है, मदर मिल्क। पता नहीं कैसे वीडियो कट गया है, चलिए ठीक है, उसे तो खैर हम जोड़ देंगे। अब यहाँ देखते हैं। ठीक, कहाँ तक थे, बकरी के दूध में क्या होगा, बकरी के दूध में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देखे थे ना क्या सबसे अधिक फैट सबसे अधिक बकरी के दूध में है। ठीक है, कैलोरी कितनी है 84 है, यानी कैलोरी अगर सबसे ज़्यादा है तो किस में है, भैंस में, फिर बकरी में। ठीक है, और खनिज लेवल दोनों भैंस और बकरी में समान है। ठीक है, और सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किस में है तो मदर मिल्क में। यही क्या है, कार्बोहाइड्रेट किस में, मदर मिल्क में। तो यही सारी चीज़ें आप लोग को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, दूध में उपस्थित पोषक तत्व, तो दूध में उपस्थित पोषक तत्व कितने होते, कौन कौन से हैं। यह सत्य है कि दूध में विभिन्न पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा जूम कर लें जितना हो सकता है, विद्यमान होते हैं। दूध के विभिन्न पोषक तत्वों का सामान्य परिचय एवं विवरण निम्नवर्णित है। जल, पहली बात तो जल आप लोगों ने देखा कितना है, 80 से 90% जल की मात्रा क्या होती है, दूध में होता है। पूरा नहीं पढ़ेंगे, जो हाईलाइट किए वही आप लोग को बताते चलेंगे। ठीक है, तो दूध में जल का मात्रा कितना होगा, 80 से 90% मात्रा जल की होती है। ठीक है, यह भी कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है कि दूध के विभिन्न पोषक तत्व जल में मिले रहते हैं। ठीक, अब क्या है, दूध में वसा 3 से 4% वसा का प्रतिशत भाग वसा का होता है, इमल्सन के रूप में रहती है। यह क्या है, यह वसा दूध में पायस या इमल्सन के रूप में रहती है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ाई देते हैं, के रूप में रहती है। दूध की वसा सरलता से पच जाती है। यह वसा में विटामिन ए तथा डी भी पाए जाते हैं। ठीक है, इस वसा में क्या क्या पाए जाते हैं, विटामिन ए और डी क्यों पाए जा रहे हैं, क्यों बी और सी नहीं है, क्योंकि वसा में ही घुलनशील विटामिन ए और डी है। ठीक है, कौन कौन है, ए डी ई और के क्या है, वसा में ही घुलनशील विटामिन है, इसीलिए इनके साथ में ये पाए जा रहे हैं। ठीक है, दूध की वसा में लघु श्रृंखला वाले वसा अम्ल पाए जाते हैं, मुख्य रूप से ब्यूटारिक। ब्यूटारिक क्या होता है, वसा अम्ल। ठीक, ब्यूटारिक वसा अम्ल, ब्यूटारिक किस में पाया जाएगा, मक्खन में। ठीक है, पॉमिटिक तथा ओलिक अम्ल दूध में होते हैं। कौन कौन होते हैं, पॉमिटिक तथा ओलिक अम्ल दूध में होते हैं। ठीक है, दूध में जो एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है वो किससे होती है, ब्यूटेरिक अम्ल के कारण होती है, और मक्खन से दुर्गंध आता है वो भी ब्यूटेरिक अम्ल के कारण ही होती है। ठीक है, दूध में वसा क्योंकि पायस अवस्था में रहती है, अतः यदि दूध को काफ़ी समय तक स्थिर रख दिया जाए तो वसा की अधिकांश मात्रा दूध के ऊपरी सतह पर आ जाती है। आप लोग दूध गर्म करते होंगे तो उसमें क्या होता है, हल्का घी एकदम तैरता हुआ दिखता है कि नहीं दिखता है, खूब अच्छे से गर्म कर दो तो। अब क्या है, प्रोटीन, दूध में प्रोटीन की भी समुचित मात्रा होती है। गाय भैंस के दूध में 3 से 4% ग्राम प्रोटीन होता है। दूध में विद्यमान प्रोटीन उत्तम प्रकार की प्रोटीन होती है। दूध में प्रोटीन दो अवस्थाओं में उपस्थित होती है। दूध में केसिन नामक प्रोटीन कोलाइड अवस्था में पाई जाएगी। किस अवस्था में, कोलाइड अवस्था में। ठीक है, इसके अतिरिक्त दूध में घुलित अवस्था में लैक्ट एल्ब्यूमिन तथा लैक्ट ग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन रहता है। कौन कौन सी दूध प्रोटीन रहेगा, लैक्ट एल्ब्यूमिन, क्लियर कर दें क्या है, लैक्ट एल्ब्यूमिन और लैक्ट ग्लोब्यूलिन क्या होता है, दूध में प्रोटीन होता है। ठीक है, दूध में घुलनशील क्या होता है, प्रोटीन होता है। जब दूध से पनीर बनाया जाता है तब केसिन नामक प्रोटीन ही क्या होता है, ताप एवं अम्ल की क्रिया के परिणाम स्वरूप थक्के के रूप में जम जाती है और अन्य शेष भाग बचे पानी में रह जाता है। ठीक है, तो जो प्रोटीन हम लोग क्या खा रहे हैं वो दूध का प्रोटीन यानी केसिन खाते हैं। ठीक है, अब क्या है, कार्बोहाइड्रेट यानी CHO। दूध में लैक्टोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दूध में लैक्टोज की मात्रा 4 से 5% तक होती है। दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज घुलनशील अवस्था में होता है। यह लैक्टोज विशेष उपयोगी होता है, यह कम मीठा होता है। दूध का लैक्टोज शरीर द्वारा कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त यह कुछ लाभदायक बैक्टीरिया उत्पन्न करने में योगदान देता है।
दूध में लैक्टोज की उपस्थिति के ही कारण दही जमती है। किसकी उपस्थिति के कारण दही जमती है? लैक्टोज की उपस्थिति के कारण क्या होती है? दही जमती है। और कौन सी बैक्टीरिया दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं? तो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं? दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं। जब दूध की क्रिया, देखिए यहाँ है क्या है, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया से होती है, तब दूध में विद्यमान लैक्टोज क्या होता है? परिवर्तित होकर लैक्टिक एसिड बन जाता है। यही दही के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है। अब क्या है? खनिज लवण। अच्छा, यहीं से ख़त्म हो गया। ठीक, क्या है? खनिज लवण। थोड़ा सा जूम कर। खनिज लवण, दूध में विभिन्न खनिज लवण भी पाए जाते हैं। मुख्य रूप से दूध में कैल्शियम तथा फास्फोरस पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त न्यून मात्रा में दूध में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम तथा आयोडीन भी पाए जाते हैं। जब कभी दूध जल जाता है तो वह कत्थई यानी भूरे रंग का हो जाता है। यह वास्तव में खनिज लवणों के ही कारण होता है। दूध में विद्यमान खनिज लवण सामान्य रूप से घुलित अवस्था में होती हैं। ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आप लोग ये लेकर आए तो आप लोग भाग जाओगे, अब नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही आप लोग पसंद करते हैं। ठीक है। या आप लोग के लिए भले के लिए एक एक कीवर्ड हम ढूंढ ढूंढ करके लेकर के आए हैं। ठीक है। तो इसको सपोर्ट करिएगा ना कि छोड़कर भाग जाइएगा। और इसी तरीके से अभी इसमें आगे बहुत कुछ मिलेगा। उसमें क्या क्या है आगे? इसमें जितने भी बेवरेजेस हैं यानी पेय पदार्थ हैं, जैसे कोको हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया। ठीक है। और फिर क्या है? मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया। इन 4-5 टॉपिकों को लेकर के हम आए हैं। देखिए कितना कवर कर पाते हैं। ठीक। विटामिन, सर्वविदित है कि हमारे आहार में विटामिनों का भी विशेष महत्व है। दूध में विभिन्न विटामिन भी समुचित मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, समुचित मात्रा में पाए जाते हैं। दूध में मुख्य रूप से विटामिन ए तथा विटामिन बी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त न्यून मात्रा में विटामिन सी तथा विटामिन डी भी दूध में विद्यमान रहता है। सी कहाँ रहेगा? जब कच्चा दूध होता है उसमें विटामिन सी रहता है। ठीक, गर्म करने पर विटामिन सी का ह्रास हो जाता है यानी नष्ट हो जाता है। परंतु दूध को उबालने से उसका विटामिन सी प्रायः नष्ट हो जाता है। ठीक। एंजाइम क्या है? दूध में कुछ एंजाइम भी उपस्थित होते हैं। हम जानते हैं कि ये एंजाइम विभिन्न क्रियाओं में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। यदि अधिक समय तक दूध बिना गर्म किए रखा रहे तो दूध क्या होता है? फट जाता है तथा खट्टा हो जाता है। यह एंजाइमों के ही कारण होता है। ठीक है। दूध क्यों फटता है और खट्टा लगता है? एंजाइम के कारण होता है। दूध में विभिन्न एंजाइम होते हैं जो भिन्न भिन्न तत्वों के विघटन को प्रेरित करते हैं। लाइपेज नामक एंजाइम क्या करता है? दूध में विद्यमान वसा को विघटित करता है। कौन करेगा? लाइपेज ही तो एंजाइम होता है जो फैट पाचन में आता है आगे। ठीक। इसी प्रकार लैक्टेज नामक एंजाइम होता है जो दूध को क्या करता है? लैक्टोज में विघटित करता है। ठीक है। अब क्या है? रंग कण तथा गैसें। ठीक, क्या है? रंग कण तथा गैसें। दूध में अति न्यून मात्रा में कार्बन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन नामक गैसें भी घुलित अवस्था में रहती हैं। इसके अतिरिक्त दूध में फ्लेविन नामक रंग कण भी विद्यमान होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? दूध का कलर सफ़ेद होता है। ठीक है। क्या होगा? सफ़ेद होगा। ठीक है। उपर्युक्त विवरण द्वारा स्पष्ट है कि दूध में आहार के समस्त पोषक तत्व समुचित मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। ठीक है। मिल्क की उपयोगिता आप लोग को नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, ये बच्चों वाला है। ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ आप लोग के लिए नोट करके, अच्छा इसमें नहीं है क्या? नोट करके लाए थे एक चीज़ आप लोग को, चलिए किताब में ही होगा, सुना दे तब आप लोग को फिर प्रश्न यहाँ से पढ़ाते हैं। ठीक है। ये प्रश्न भी बहुत अच्छे हैं तो इस तरीके के आपको क्या लगेगा कि क्या लेकर आई हैं, लेकिन अभी आप लोग को दिखा रहे। पहले बुक खोल लें, यहाँ पर नोट किए थे, आप लोग नोट करिएगा। ठीक है। मिल्क में ही लिखे थे। देखिए मिल्क क्या है? मिल्क के मुख्य रूप क्या क्या होते हैं? क्रीम हो गया, मक्खन हो गया। ठीक है। मिठाई में छेना हो गया, छाछ हो गया, सब क्या है? सब मिल्क ही है ना। लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी है। क्या है? गाढ़ा दूध। चलिए हम लिख रहे हैं। ठीक, क्या है? गाढ़ा दूध। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंडेंस्ड मिल्क। क्या है? CONDENSED मिल्क। ठीक है। ये कौन सा मिल्क हो गया? ये नाम आता है। गाढ़ा दूध को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कंडेंस्ड मिल्क। ठीक है। फिर कौन सा प्रकार है? स्किम्ड मिल्क। ठीक, क्या है? स्किम्ड मिल्क। SKIMMED स्कैम्ड मिल्क। ठीक है। ये कौन सा मिल्क हो गया? इसको क्या कहेंगे? वसा रहित दूध होता है। कौन सा दूध है? वसा रहित दूध होता है, यानी वसा क्या करते हैं? दूध से फैट को निकाल देते हैं। फिर क्या है? सूखा दूध, यानी जिसे मिल्क पाउडर कहते हैं, ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे। ठीक है। फिर एक क्या है? खमीरीकृत दूध या दही। ठीक है। खमीरीकृत दूध तो नहीं होता है, खमीरीकृत दूध या दही। ठीक है। इसी तरीके से दिया था, दूध या दही। ठीक।
तो इसमें क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, फर्मेंटेड मिल्क कहेंगे। ठीक है, यही बताना था। अब यहाँ से हम लोग प्रश्न देखेंगे। दूध कैसा आहार माना जाता है? तो दूध कैसा आहार माना जाएगा? दूध को एक आदर्श एवं संपूर्ण आहार माना जाता है। दूध में आहार के कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? दूध में जल होगा, वसा होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, खनिज लवण होगा तथा विटामिन उचित मात्रा में विद्यमान होते हैं। ठीक है, दूध से बनने वाले मुख्य भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं? तो दूध से बनने वाले मुख्य भोज्य पदार्थ हैं, दूध से बनने वाले मुख्य भोज्य पदार्थ हैं मुख्य भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं? क्रीम है, मक्खन है, घी है, दही है, पनीर है, मावा है। मावा मतलब खोया है। ठीक है, मक्खन में मुख्य रूप से कौन सा तत्व विद्यमान होता है? तो मक्खन में मुख्य रूप से वसा नामक तत्व विद्यमान होता है। ठीक है, कौन सा, किसकी वजह से मक्खन में दुर्गंध आती है? तो ब्यूटोरिक अम्ल के कारण तो मक्खन से दुर्गंध आती। दही क्या है? दूध में लैक्टिक अम्ल के समावेश से दूध में विद्यमान प्रोटीन जम जाती है। प्रोटीन के जम जाने पर दूध का जो रूप प्राप्त होता है वही दही कहलाता है। ठीक, पनीर क्या है? पनीर दूध से बना एक भोज्य पदार्थ है। इसमें दूध की प्रोटीन ही थक्के के रूप में विद्यमान होती है। दूध में मुख्य रूप से पाए जाने वाले खनिज कौन से हैं? तो दूध में मुख्य रूप से पाए जाने वाले खनिज कैल्शियम तथा फास्फोरस हैं। इनके अतिरिक्त दूध में न्यून मात्रा में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम तथा आयोडीन भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, दूध में मुख्य रूप से कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो दूध में मुख्य रूप से विटामिन ए और तथा बी होते हैं। यहाँ गलत दिया, कौन होते हैं? ए और डी होता है। ठीक है, मुख्य रूप से कौन से विटामिन होगा? विटामिन ए और डी होते हैं। दूध में प्रोटीन किस अवस्था में पाई जाती है? तो दूध में प्रोटीन दो अवस्था में पाई जाती है। दूध में केसिन नामक प्रोटीन कोलाइड अवस्था में पाई जाती है और इसके अतिरिक्त लैक्ट एल्ब्यूमिन तथा लैक्ट ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन घोलित अवस्था में पाई जाती है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बन के आया है। ठीक है, दूध में कितने प्रकार की प्रोटीन होती है? तो दो प्रकार की। कौन कौन सी अवस्था में? एक तो घुलित होती है और एक कोलाइड अवस्था में होती है। तो कोलाइड अवस्था में कौन सी होती है प्रोटीन? केशिन होती है। और घुली अवस्था में कौन होती है? लैक्ट एल्ब्यूमिन होती है और लैक्ट ग्लोबुलिन होती है। ठीक है, दूध में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में विद्यमान रहता है? तो दूध में कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज के रूप में विद्यमान होता है या पाया जाता है। अब ये क्या है? मूल रूप से दूध पाया जाएगा। तो मूल रूप से दूध क्या है? एक स्वादिष्ट पेय है, स्तनधारी जीवों के बच्चों का प्रकृति प्रदत्त प्रारंभिक आहार है, एक उत्तम आहार है, एक अनिवार्य आहार है। तो इसमें से बेस्ट आंसर क्या है? स्तनधारी जीवों के बच्चों का प्रकृति प्रदत्त प्रारंभिक आहार है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, प्रश्न क्या दिया है? उबाले गए दूध में प्रायः किस विटामिन का अभाव होता है? तो विटामिन ए इसका नहीं होगा, डी इसका भी नहीं होगा, बी इसका भी नहीं, क्या होगा? विटामिन सी का अभाव होता है। दूध में पाई जाने वाली सुगंध किस तत्व के कारण होती है? तो किसके कारण सुगंध आएगा? ब्यूटोरिक अम्ल के कारण सुगंध आएगा। ठीक है, कौन सा संपूर्ण आहार है? तो दूध को संपूर्ण आहार माना गया है। दूध को किस प्रकार का आहार माना जाता है? तो दूध का है एक संपूर्ण तथा आदर्श आहार माना जाता है। दूध को एक संपूर्ण तथा आदर्श आहार क्यों माना जाता है? तो इसमें आहार के सभी पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, यह सुपाच्य होता है, यह सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। उपर्युक्त सभी कारणों से क्या होता है? दूध को आदर्श एवं संपूर्ण आहार माना जाता है। दूध से बना घी क्या है? दूध से बना घी क्या कहलाता है? तो शुद्ध वसा कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? इम्प्योर फैट कहलाएगा। पाश्चुरीकरण का तापमान होता है, पाश्चुरीकरण का तापमान कितना होगा? 62.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कौन सा तत्व दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, एक चीज़ हम पीछे छोड़ आए। ठीक, देखिए कहाँ छूट गया मुझसे, ये चीज़ें छूट गया। ठीक है, दूध का संरक्षण, कोई बात नहीं, अभी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, यही तो इम्पोर्टेंट है। दूध का संरक्षण यानी मिल्क प्रिजर्वेशन। दूध क्या है? एक शीघ्र ही विकृत होने वाला, विकृत यानी नष्ट होने वाला। ठीक है, एक शीघ्र ही नष्ट होने वाला, विकृत होने वाला भोज्य पदार्थ है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दूध के संरक्षण अर्थात अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए वैज्ञानिक उपाय ढूंढ लिए गए। ठीक है, इन उपायों में मुख्य है दूध का पाश्चुरीकरण। ठीक है, क्या है? दूध का पाश्चुरीकरण, मिल्क फर्मेंटेशन, और क्या है? दूध का निर्जलीकरण या रोगाणुनाशन। ठीक है, इन दोनों प्रक्रियाओं का संक्षिप्त में निम्न वर्णित है। ठीक है, यानी विस्तार से दिया गया। क्या? दूध का पाश्चुरीकरण, पाश्चुरीकरण क्या है?
दूध के संरक्षण अर्थात अधिक समय तक खराब होने से बचाने के लिए दूध का पाश्चुरीकरण, ठीक है, यानी पाश्चुराइजेशन आप मिल्क इसे कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दूध को विकृत करने वाले विभिन्न बैक्टीरिया को नष्ट करने के उपाय किए जाते हैं। इसके लिए दूध को पहले क्या करेंगे, 62 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर लगभग 30 मिनट के लिए क्या करते हैं, गर्म करते हैं, अथवा 71 डिग्री सेल्सियस पर अल्प समय के लिए गर्म करते हैं, यानी शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। इसी में होता है ना ST, क्या होता है ST, शॉर्ट टाइम, और आगे पता नहीं क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। शॉर्ट टाइम के लिए क्या होता है, गर्म किया जाता है, ठीक। और उसके तुरंत बाद क्या करते हैं, दूध को उतारते हैं और तुरंत ठंडा कर देते हैं, ठीक है। इसके उपरांत दूध को अतिशीघ्र ठंडा कर दिया जाता है। इस द्विपक्षीय प्रक्रिया, द्विपक्षीय मतलब दोनों तरीके से, ठीक है, प्रक्रिया को अपनाते हुए दूध को बिगाड़ने वाले जीवाणु प्रायः क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं तथा दूध अधिक समय तक ठीक रह सकता है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि पाश्चुरीकृत दूध को फ्रिज आदि में कम तापक्रम पर ही रखा जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, दूध का निर्जलीकरण। दूध के विकृत होने के कुछ जीवाणुओं द्वारा भी विशेष भूमिका निभाई जाती है, अतः दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें विद्यमान जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए एक उपाय किया जाता है, जिसे दूध का निर्जलीकरण या रोगाणुनाशन, जिसे क्या कहेंगे, स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क कहा जाता है, ठीक। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दूध 120 से 126 डिग्री सेल्सियस की उच्च ताप तथा उच्च दाब यानी 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच पर रखा जाता है। ये चीज़ें आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये जो ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, यहीं से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप दूध के जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। इस उपाय द्वारा जीवाणु रहित हुए दूध को पूरी तरह से जीवाणु रहित किए गए डिब्बों या बोतलों में बंद कर दिया जाता है। अब क्या है, टेट्रा पैक को अधिक अपनाया जा रहा है। टेट्रा पैक समझते हैं आप लोग, वो जो जूस वगैरह नहीं आते हैं, जो इस तरीके का डिब्बा होता है, ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक कागज़ का डिब्बा होता है, ऊपर ऐसे दवा जैसे ढक्कन होता है, जैसे पहले पाउडर आता था, ठीक है, ऐसे क्या इस पैक को टेट्रा पैक कहते हैं, ठीक है। टेट्रा पैक को अधिक अपनाया जा रहा है। इस प्रकार के पैक किया गया दूध सामान्य रूप से 6 माह तक खराब नहीं होता है, ठीक है। अब ये था आप लोगों का मिल्क से। अब यहाँ भी मिल्क से हम जहाँ पेय पदार्थ लेकर के आए हैं उसमें भी मिल्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पेय पदार्थ है और इसी में हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। पेय पदार्थ यानी बेवरेजेस, ठीक। हमारे भोजन में पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये हमें ताजगी एवं स्फूर्ति प्रदान करते हैं, ये थकावट दूर करते हैं तथा मस्तिष्क को उत्तेजित करते हैं, जिससे कार्य करने की क्षमता विकसित होती है। जैसे कॉफ़ी हो गई, चाय हो गई, अगर नींद आ रही हो, पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, तो क्या है, एक कप चाय पी लो, नींद स्वतः ही गायब हो जाती है, ठीक, क्योंकि मस्तिष्क हमारा क्या हो गया, कार्यशील हो गया, कार्य करने की क्षमता क्या हो गई, विकसित हो गई। जल मुख्य पेय पदार्थ है जिसका उपयोग हम सभी करते हैं। हमें प्रतिदिन 7 से 8 गिलास तक जल पीना चाहिए, यानी वाटर इनटेक करना चाहिए। अब यहाँ से क्या पेय पदार्थों में जल है, अरे चाय है, ठीक है, क्या है, टी है। चाय क्या है, चाय थिया साइनेंसिस के पौधे से प्राप्त किया जाता है। अब अगर कोई पूछ दे कि चाय के पेड़ का क्या नाम है, पौधे का क्या नाम है, तो आप क्या बताएंगी, थिया साइनेंसिस। यह पौधे की पत्तियां होती हैं, ठीक है, ना कि फल और बीज होते हैं। चाय क्या होती है, पौधे की पत्ती, इसीलिए तो चाय पत्ती कही जाती है, ठीक है। भारत में चाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक, चाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कहाँ होता है, भारत में दार्जिलिंग हो गया, असम में चाय के बाग हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी चाय होता है। अब क्या है, कैफीन। कैफीन क्षारीय प्रकृति के होते हैं। काली चाय के उत्पादन की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम है, ये अक्सर पूछता है नेट के एग्जाम में। कुम्हलाना, बेलन फेरना, खमीरीकरण करना, पूछता है खमीरीकरण किस चाय में होती है, तो ब्लैक टी में क्या होती है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है। सुखाना, श्रेणीबद्ध करना, मिश्रित करना, फिर क्या है, चाय एवं कॉफ़ी में मुख्यतः कैफीन नामक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ से भी ये खत्म हो गया। अब यहाँ से क्या है, कैफीन है, ठीक है। चाय का संगठन, चाय के संगठन में क्या क्या है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ टी, कैफीन कितना होगा, 4 से 6%, टैनिन कितना होगा, 14%, अनिवार्य वाष्पशील तेल कितना होगा, 4%, प्रोटीन कितना होगा, तो 17.2%, खनिज लवण यानी मिनरल्स कितना होगा, 4 से 5%, रेशा यानी फाइबर कितना होगा, तो 27।
प्रतिशत, ठीक है। अब कॉफ़ी है, अब तक हम लोग चाय देखे, अब कॉफ़ी है। कॉफ़ी क्या है? ये कॉफ़ी काफिया अरेबिका के पेड़ के पौधे से प्राप्त किया जाता है। कॉफ़ी काफिया लिबेरिका तथा काफिया रोबेस्टा के पेड़ के बीज से भी प्राप्त किया जाता है। चाय हम लोग किस पेड़ से प्राप्त कर रहे थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चाय फल है कि फूल है कि पत्ती है? तो क्या है? चाय पत्ती है। और फल क्या है? फल। अरे कॉफ़ी क्या है? कॉफ़ी फल है। नहीं, कॉफ़ी क्या है? कॉफ़ी बीज है, ठीक। अब कॉफ़ी का संगठन हम लोग देख लें। कॉफ़ी में कैफीन कितना है? 16 से 20%। टैनिन कितना है? 32.79%। डेक्स्ट्रीन कितना है? 8.55%। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कितना है? 12.7%। और जल कितना है? 19.23%। और वाष्पशील क्या है? अत्यंत अल्प मात्रा में, ठीक। कॉफ़ी स्फूर्तिदायक एवं ताजगी प्रदान करने वाला पेय पदार्थ है। यह थकावट दूर करता है तथा मस्तिष्क को उत्तेजित करता है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कोको। अब तक हम लोगों ने क्या देखा? टी देखा, फिर हम लोगों ने कॉफ़ी देखा, ठीक है। अब यहाँ क्या देखेंगे? कोको देखेंगे। कोको क्या है? यह थियोब्रोमा कोको के बीज से प्राप्त होता है। किससे होगा? थियोब्रोमा कोको के बीज से प्राप्त होता है। कोको पाउडर में थियोब्रोमा होता है। क्या होगा? थियोब्रोमा होता है, जो उत्तेजना प्रदान करता है। इसका उपयोग मुख्यतः चॉकलेट तथा मिठाइयों के निर्माण हेतु किया जाता है, ठीक है। अब क्या है? अल्कोहलिक पेय पदार्थों की अभिपाचनशीलता। तो क्या है? यह रंगहीन होती है। कौन? हम इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जरा सा कहीं चले जाओ ना तो इधर उधर हो जाता है। क्या है? ब्रांडी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ब्रांडी क्या है? यह रंगहीन होता है, यानी इसमें कोई कलर नहीं होता है। इसमें भी कितना प्रतिशत ये होता है? अल्कोहल 40 से 50%। रम, यह क्या है? गन्ने के रस एवं छोआ राब से तैयार किया जाता है। गन्ने के रस की बनी रम उत्तम कोटि की होती है। गन्ने के रस का खमेरीकरण क्रिया की जाती है। इसके फलस्वरूप अल्कोहल प्राप्त होता है, यानी खमेरीकरण जब गन्ने की रस की कर दी जाती है तब क्या होता है? यह रम प्राप्त होता है। इसमें भी क्या है? 50% अल्कोहल होता है। अब देशी शराब यानी देसी वाइन क्या है? यह महुआ का बनता है। चावल छोआ यानी राब। राब जानते हो? जो गुड़ वाली चीज़ होती है उसको शायद राब कहते हैं, हम भी श्योर नहीं है, लेकिन शायद। आदि की खमीरीकरण से तैयार किया जाता है, यानी उसको सड़ाया जाता है। फिर सड़ाने के बाद क्या, यही सब जो होता है ना, महुआ हुआ वाला, ये चावल वाला, इन्हीं सब चीज़ों में क्या होगा कि अक्सर व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ठीक है। गांव में आप लोग देखते होंगे जो अवैध तरीके से शराब बनाई जाती है वो महुआ वगैरह का ही बनता है, और वहाँ पे अक्सर छापा मारा जाता है, कई लोग मर जाते हैं पी करके। ताड़ी यानी ताड़, नारियल, खजूर के पेड़ से ताड़ी निकाली जाती है। नशीले पेय पदार्थों का पोषण मूल्य अत्यंत ही न्यून होता है। इसमें 7 कैलोरी प्रति 100 mg ऊर्जा प्राप्त होता है। कुछ मात्रा में विटामिन बी भी उपस्थित रहता है। अल्प मात्रा में नशीले पेय पदार्थ शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, परंतु इनकी अधिकता से हमेशा ही स्वास्थ्य को हानि पहुंचता है। नशीले पेय पदार्थों की अधिकता से स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। अच्छे एवं सुविचार करने की क्षमता नष्ट हो जाती है, मतलब क्या अच्छा क्या बुरा सोचने की क्षमता नष्ट हो जाती है। मद्यपान करने वाले लोग मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और चलने फिरने में लड़खड़ाते हैं, ठीक है। इच्छा शक्ति का अभाव हो जाता है। नाड़ी मंडल पर नियंत्रण नहीं रह पाता, अतः आवाज़ लड़खड़ाने लगती है, आँख लाल हो जाती है। नशीले व्यक्ति कैसे बोलते हैं? ओ गाँव, ये वाली सारी चीज़ें, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। अब ये क्या है? प्राणिज भोज्य पदार्थ। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। प्राणिज भोज्य पदार्थ, यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखेंगे? मिल्क हम लोग पीछे भी देखाए हैं। फिर क्या देखेंगे? एग, EGG एग। फिर क्या देखेंगे? फिश, FISH, ठीक है। इन 3 चीज़ को हम लोग देखेंगे, फिर यहाँ से इस चैप्टर को क्या करेंगे? ख़त्म कर देंगे। एनिमल फूड्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। दूध एक संपूर्ण भोज्य पदार्थ है। इसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व उचित मात्रा एवं अनुपात में उपस्थित रहते हैं, ठीक है। भारत में दूध का उपभोग अत्यंत प्राचीन काल से होता आ रहा है। दूध एक जटिल रासायनिक पदार्थ है जिसमें वसा पायस के रूप में, केसीन कैल्शियम कैसिनेट के रूप में, शर्करा लैक्टोज के रूप में, फास्फोप्रोटीन एवं अन्य पौष्टिक तत्व घुले रहते हैं। दूध में लाइसिन एवं थ्रियोनिन की प्रचुरता रहती है, ठीक है। वहाँ कुछ और मिला, यहाँ कुछ और मिला, ठीक है। इसलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। हम इसी तरीके के बहुत सी आप लोग को इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या करेंगे? कराते रहेंगे। घुट पानी पी लें। गाय के दूध में 5.3% तथा भैंस के दूध में
भैंस के दूध में 4.1% क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है। गाय का दूध का प्रमुख प्रोटीन कैसीन है, जो एक प्रकार का फास्फोप्रोटीन है। कैसीन क्या है, फास्फोप्रोटीन है, फास्फोरस प्रोटीन का मिक्स रूप है। दूध में कार्बोज 4.7% तक होता है। दूध का शर्करा लैक्टोज के रूप में रहता है। लैक्टोज में एक अणु ग्लूकोज तथा एक अणु ग्लैक्टोज के होते हैं। माता के दूध में सर्वाधिक लैक्टोज 7% तक होता है, अतः माता का दूध सबसे अधिक मीठा होता है। ठीक है। अभी आप लोग उस 12th वाले बुक में भी देखे हो। अब यहाँ हम लोग देखते इस तरीके से ना, मैं देखती रहती हूँ ताकि ऐसा तो नहीं बीच में कैमरा कट चुका और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। दूध का संगठन, कंपोजिशन ऑफ मिल्क, फैट कितना होगा 3 से 6%, प्रोटीन 3 से 4%, लैक्टोज 4 से 7%, खनिज लवण 0.07%, पानी कितना होगा 85 से 88%। यानी कोई पूछे दूध में पानी कितना होता है तो आप 85 से 90 बता सकते हो या 80 से 90 बता सकते हैं। ठीक है। और अगर तो एकदम हो तो क्या है 25 से 88%। दूध का कैल्शियम एवं फास्फोरस शरीर द्वारा शीघ्रता से अवशोषित हो जाता है, अस्थियों एवं दांतों के निर्माण एवं विकास में सहायक होता है। दूध में खनिज लवण उनके साइट्रेट, फास्फोरस ऑक्साइड एवं क्लोराइड के रूप में पाए जाते हैं। दूध में लौह, बोरान, जिंक, मैग्नीज, सिलिका आदि खनिज लवण भी अल्प मात्रा में उपस्थित रहते हैं। दूध में 50 किलोग्राम थायमीन, 200 किलोग्राम राइबोफ्लेविन और 80 केजी नियासिन, 4.5 किलोग्राम विटामिन B12 तथा 3.3 से 5.6 फोलिक अम्ल रहता है। ठीक है। दूध में विटामिन डी भी अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक। दूध फास्फोरस एवं कैल्शियम प्राप्ति का उत्कृष्ट साधन है। दूध में विटामिन ए एवं बी समूह के विटामिन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। कौन कौन, विटामिन ए तथा बी समूह के विटामिन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। दूध में विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा यानी 150 से 200 IU होता है। ठीक है। विटामिन ए को किस में मापते हैं, IU में नापते हैं। IU क्या है, इंटरनेशनल यूनिट है। दूध में विटामिन सी की मात्रा अत्यंत न्यून यानी 2 से 2.5 mg होता है। वो भी कब तक होगा, जब तक दूध को बॉयल नहीं किया गया होगा। अब यहाँ से आ गया दही यानी कर्ड। भारत में दही का उपयोग अत्यंत प्राचीन यानी अति प्राचीन समय से होता आया है। आज भी प्रत्येक घरों में दही जमाया जाता है। मक्खन एवं घी निकालने के लिए गृहिणियाँ दही जमाती हैं। दही जमाने की अवधि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ठीक है, कई गुना बढ़ जाते हैं तथा ये लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। ठीक है। दही में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं सोडियम पाए जाते हैं। ठीक। ये पाचनशील होते हैं तथा इनका अवशोषण शीघ्रता से हो जाता है। अब यहाँ से क्या है, विटामिन यानी विटामिन कौन कौन से होते हैं। दूध की अपेक्षा दही में विटामिन B1 तथा B2 की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है। दही में 3 से 4% प्रोटीन होता है। दही में 4.5 से 52% कार्बोज उपस्थित होता है। दही पी लो तो क्या होता है, पेट एकदम भारी भारी हो जाता है। ठीक है। भूख नहीं लगती तो क्या है, कार्बोज ज़्यादा होता है। ठीक। संपूर्ण दूध से तैयार दही में वसा की 5 से 8% मात्रा होती है। ठीक। पनीर में मुख्यतः प्रोटीन केसीन होता है। ठीक। ये सब क्या है, ये सब की वर्ड्स होते हैं। ठीक है। छाछ या मट्ठा, जैसे क्या कहेंगे, बटर मिल्क। ठीक। दही को मथकर उसमें से मक्खन निकाला जाता है तथा इसे आवश्यकता अनुसार व इच्छा अनुसार पानी मिलाकर पतला किया जाता है। वही क्या होता है, छाछ होता है। पनीर यानी चीज़ क्या है, दूध को उबालकर इसे थोड़ा थोड़ा करके नींबू या साइट्रिक अम्ल से फाड़ा जाता है। इससे दूध का प्रोटीन कैसीन अलग हो जाता है। जो पनीर है क्या है, केसीन है। पनीर में 25 से 28% प्रोटीन होता है। ठीक। 25% तक प्रोटीन फटे हुए पानी में चला जाता है। कितना चला जाएगा, 25% तक प्रोटीन जो होता है, जिसे वे वाटर कहते हैं। ठीक है। जो पानी उसे क्या कहेंगे, वे वाटर कहते हैं, उसमें चला जाता है। पनीर में 30 से 35% तक वसा होता है। कुछ वसा फटे दूध के पानी में चला जाता है। पनीर में कैल्शियम, पोटेशियम एवं सोडियम लवण भरपूर मात्रा में उपस्थित रहता है। ठीक है। पनीर में विटामिन ए, बी,
बी समूह एवं डी प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में, हमारे वीडियो में पहली बात तो आप लोग अंत तक रुकते नहीं हैं। अंत तक जब आप लोग रुकेंगे तब तो जानेंगे कि इसमें क्या चीज़ें हैं। कोई आ रहा है तो कोई 7 मिनट देख रहा है, कोई 12 मिनट देख रहा है, कोई आधे घंटे देख रहा है। एक एक घंटे का वीडियो आप लोग इस तरीके से देखेंगे तो क्या चीज़ें मिलेगी। अरे लास्ट तक बने तो रहिए। ये नाच गाने वाला चैनल तो नहीं है कि यहाँ पे डांस करके दिखाया जाएगा, अब नहीं मजा है चलो छोड़ के किसी और पे चलो। तो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पेशेंस से होती है। मक्खन यानी बटर, और कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा जो आपको घोल कर पिला देगा, आपको समय देना पड़ेगा। भारत में मक्खन बनाने का काम अति प्राचीन काल से होता आया है। दूध, दही या क्रीम को मथकर उसका वसा वाला भाग अलग कर मक्खन प्राप्त किया जाता है। विटामिन ए 3500 IU होता है, IU यानी इंटरनेशनल यूनिट होता है। मक्खन विटामिन ए प्राप्ति का उत्कृष्ट स्रोत है। मक्खन में ब्यूटोरिक अम्ल उपस्थित होता है। मक्खन में प्रोटीन की मात्रा 2% होती है। मक्खन में वसा 75 से 80% होता है। मक्खन में जल 12 से 15% तक होता है। अब क्या है क्रीम। भारत में प्रत्येक घर में क्रीम का उपयोग किया जाता है। दूध को गर्म करने के बाद 1 से 2 घंटे तक यूं ही स्थिर छोड़ देने पर इसके ऊपर वसा की परत जम जाती है। इसे ही क्रीम की मलाई कहते हैं। क्रीम की मलाई कहते हैं। दूध गर्म करने के बाद जो मलाई नहीं जमती उसे ही तो क्रीम या मलाई कहा जा रहा है। क्रीम में शर्करा लैक्टोज के रूप में रहता है। ठीक, क्रीम में 18 से 70% तक वसा होती है। अब क्या है मावा। मावा यानी खोया, इसे खोया भी कहते हैं। दूध को उबालकर 80% तक वाष्पीकृत किया जाता है। वाष्पीकृत मतलब कि खत्म कर दिया जाता है। तब यह गाढ़ा अंश ही मावा या खोया कहलाता है। दूध जलाने के बाद ही तो बनता है। घी मक्खन या क्रीम से तैयार किया जाता है। घी में 100% वसा तथा 2000 IU विटामिन ए रहता है। समझे। अब सोच लो घी में क्या पाया जा रहा है। अब क्या है यहाँ से मांस, यही था ना मिल्क प्राणीज वाले। तो प्राणीज में क्या था, पहले तो हम लोग मिल्क देखे, मिल्क के बाद अब मांस, मछली और अंडा। इसके बाद ये क्या होगा, चैप्टर आप लोग का, यही वीडियो आप लोग का खत्म हो जाएगा। मांस यानी मीट। मांस में उत्कृष्ट कोटि का प्रोटीन होता है। मांस में 15 से 20% तक प्रोटीन होता है। मांस में वसा की मात्रा 5 से 40% तक होती है। मांस में ग्लाइकोजन एवं ग्लूकोज के रूप में कार्बोज अत्यल्प मात्रा में उपस्थित रहता है। मांस में 66 से 75% तक जल रहता है। मांस में विटामिन बी समूह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। विटामिन ए की मात्रा जानवरों के आहार में पर निर्भर करती है। ठीक है। मांस में मायोग्लोबिन तथा हीमोग्लोबिन नामक 2 वर्णक उपस्थित होते हैं जो मांस को लाल एवं गुलाबी रंग प्रदान करते हैं। ठीक है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, ब्लड हमारा रेड होता है। और मायोग्लोबिन क्या है, तो ये मांस को गुलाबी करता है और ये लाल करने में क्या करते हैं, दोनों हेल्प करते हैं तथा मांसपेशियों में ऑक्सीकरण की क्रिया को संपादन करते हैं। अब यहाँ से क्या शुरू है, मछली यानी फिश। मांसाहारी भोजन में मछली का प्रमुख स्थान है। यह मांस से अधिक सुपाच्य होता है। इसका प्रोटीन पूर्ण यानी कंप्लीट प्रकार का होता है। इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। अमीनो अम्ल कितने होते हैं, तो 20 होते हैं। कौन, 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं। जो अनावश्यक होते हैं वो हमारा शरीर खूब डेवलप कर लेता है, और जो आवश्यक होता है इन्हें हमें अपने खाने से लेना होता है। ठीक है। अब क्या है, जो शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए निहायत जरूरी होते हैं। मछलियों में मांस की अपेक्षा खनिज लवण होता है। विशेषकर लोहा एवं कैल्शियम की प्रचुर मात्रा रहती है। मछलियाँ विटामिन ए एवं डी के उत्कृष्ट स्रोत हैं। जितने भी विटामिन डी के टैबलेट दिए जाते हैं, फिश ऑयल वगैरह दी जाती है, वो क्या है, हड्डी कैल्शियम की कमी होती है और हड्डी कमज़ोर होती है, तो ये चीज़ें डॉक्टर प्रेफरेंस करते हैं। मछलियों में अल्प मात्रा में थायमीन एवं राइबोफ्लेविन पाया जाता है। अब ये थायमीन क्या है, विटामिन B3 है। राइबोफ्लेविन क्या है, विटामिन B2 है। ठीक है। मछली में 15 से 20% प्रोटीन रहता है। मछली में कार्बोज अल्प मात्रा में उपस्थित रहता है। कार्बोज भी ग्लाइकोजन रूप में रहता है। सॉरी, यानी मछली में कार्बोज किस रूप में रहेगा, तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है।
मछली में 2 से 20% तक क्या होता है, वसा यानी फैट होता है। समुद्री मछलियों में आयोडीन यानी सी फिश में क्या होती है, आयोडीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्र से ही नमक बनता है और नमक में क्या होता है, आयोडीन होता है। दूध को पाश्चुरीकृत 145 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर किया जाता है। दूध में स्टार्च यानी मंड की मिलावट की जाती है। ठीक है, किसकी? मंड की मिलावट की जाती है। अब यहाँ से शुरू होता है एग यानी अंडा। एक अंडे का वजन 40 से 50 ग्राम होता है। इसमें 30% अंडे की जर्दी होती है, 58% अंडे की सफ़ेदी होती है तथा 12% अंडे का बाह्य आवरण यानी छिलका होता है। ठीक है, एक संपूर्ण अंडे का संगठन निम्नानुसार होता है। अंडे का बाह्य आवरण यानी छिलका एक सेल जिसे कहते हैं 10 से 12% होता है। कितना होता है? 10 से 12% होता है। अंडे का सफ़ेद भाग 56 से 60% होता है। कितना होता है? 56 से 60% होता है। अंडे का पीला भाग या जर्दी 27 से 32% होता है। ठीक है, कितना होता है? 27 से 32% होता है। अंडे के प्रोटीन निम्नानुसार हैं। कौन कौन से अंडे में प्रोटीन पाए जाते हैं? तो ओब एल्ब्यूमिन पहला प्रोटीन कौन है? ओब एल्ब्यूमिन। ये किस में पाया जाएगा? तो अंडे में पाया जाएगा। इसका क्या कार्य है? अंडे के सफ़ेद भाग में इसकी मात्रा 55% तक होती है। इसमें फास्फोग्लूकोप्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होगा? फास्फोग्लूकोप्रोटीन होता है। अब कौन सा प्रोटीन है? ओवोग्लोब्यूलिन। अंडे में प्रोटीन ग्लोब्यूलिन रूप में रहता है। इसी के कारण अंडे फेंटने से बहुत अच्छी झाग बनती है। यानी ओवोग्लोब्यूलिन क्या करता है? अंडे में झाग उत्पन्न करता है। ठीक है, अब क्या है? एल्ब्यूमिन। ठीक है, अंडे के सफ़ेद भाग में इसकी मात्रा 13% तक रहती है। इसमें लोहा, तांबा एवं जिंक पर्याप्त मात्रा में होता है। ताप के प्रभाव से यह प्रोटीन शीघ्रता से जम जाता है। ठीक है, अब क्या है? ओवोम्यूसिन। सफ़ेद भाग में गाढ़ापन का मुख्य कारण ओवोम्यूसिन प्रोटीन की उपस्थिति होती है। यानी जो अंडे में झाग गाढ़ा हो जाता है वो किसकी वजह से हो रहा है? ओवोम्यूसिन की वजह से। और अंडे में झाग बन किसकी वजह से रहा फेंटने में? तो ओवोग्लोबुलिन की वजह से। ठीक है, यह क्या होती है? इसमें सफ़ेद गाढ़ापन का मुख्य कारण ओवोम्यूसिन प्रोटीन की उपस्थिति रहती है। यह जल में घुलनशील होता है। अब एविडिन है। अंडे के सफ़ेद भाग में एविडिन उपस्थित रहता है जो बायोटिन के साथ जुड़कर उसे अक्रियाशील बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? अक्रियाशील बनाते हैं। संपूर्ण अंडे में, अब ये क्या है? ये की पॉइंट है। ठीक है, ये आप लोग को बिल्कुल भी लर्न कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लिया करिए चाहे कुछ भी कर लिया करिए। संपूर्ण अंडे में 12 से 14% प्रोटीन होता है। अंडे के सफ़ेद भाग में 10 से 12% प्रोटीन होता है। यानी संपूर्ण अंडे में कितना होगा? 12 से 14 होगा। ठीक है, और सफ़ेद वाले भाग में 10 से 12% प्रोटीन होता है। ठीक, अंडे का मुख्य प्रोटीन एल्ब्यूमिन होता है। मुर्गी के अंडे में 13.3 ग्राम प्रोटीन होता है। ठीक है, अंडे की सबसे बाहरी परत कोरोना रेडिएटा कहलाती है। सबसे बाहरी परत क्या कहलाएगी? कोरोना रेडिएटा कहलाती है। मेयोनीज में लेसिथिन पायसी कारक का प्रयोग होता है। ठीक है, अब क्या है? कौन सा प्रोटीन है? छठा, ओबोक्यूनाइड। कौन सा प्रोटीन है? ओबोक्यूनाइड। ये क्या करेगा? यह कुल एल्ब्यूमिन का 10% भाग रहता है। इसमें खनिज लवण की प्रचुरता रहती है। ये कई रूपों में पाया जाता है तथा ट्रिप्सिन अवरोधक की तरह कार्य करता है। इसके अतिरिक्त अंडे के सफ़ेद भाग में कई एंजाइम तथा अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे लाइसोजाइम। यह क्या है? यह एंजाइम अंडे के अंदर जीवाणु के कोशों की दीवारों को गलाने का कार्य करता है तथा इसे सड़ने, गलने व खराब होने से बचाता है। अब क्या है? ओवो इनहिबिटर। ठीक है, यह ट्रिप्सिन एवं
काइमोट्रिप्सिन एंजाइम्स की क्रिया को रोकता है। नंबर थर्ड क्या है? फ्लेवोप्रोटीन। यह भी एक प्रकार की प्रोटीन है जो अंडे के सफेदी में एग एल्ब्यूमिन मौजूद रहता है। ठीक है, अंडे का ओव एल्ब्यूमिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अंडा में कार्बोज स्वतंत्र रूप से में नहीं पाए जाते, ये वसा एवं प्रोटीन के साथ संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। अंडे के पीले भाग में वसा की मात्रा अधिक रहती है। अंडे में 10 से 20% वसा होता है। कितना होगा? 10 से 20% वसा होगा। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन आदि खनिज लवण भी अंडे में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहते हैं। अंडा विटामिन ए प्राप्ति के उत्तम साधन है। इसमें कैरोटीन पाया जाता है जो शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अंडे के सफ़ेद भाग में कैल्शियम की प्रचुरता रहती है। क्या रहती है? कैल्शियम की प्रचुरता रहती है। इसकी जर्दी में लोहा, फास्फोरस, कैल्शियम, गंधक आदि पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहते हैं। ठीक, इधर का कट जा रहा है। ठीक है, विद्यमान रहते हैं। अंडा मनुष्य के लिए श्रेष्ठ भोजन है। इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल, खनिज लवण एवं विटामिन उपस्थित रहते हैं। अंडा विटामिन ए एवं डी का उत्तम स्रोत है। अंडे को नमक वाले पानी में डालकर देखना चाहिए। इससे क्या देखना चाहिए? अगर अंडा पानी के तली में बैठ जाएगा, जबकि सड़ा हुआ यानी अच्छा अंडा पानी के तली में बैठ जाएगा, जबकि सड़ा हुआ गला अंडा क्या होगा? पानी की ऊपरी सतह पर आने लगता है तथा तैरने लगता है। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज़ें हो गई ख़त्म। अब यहाँ से हम आप लोग को क्वेश्चन है जो अभी नहीं कराएंगे, किसी और वीडियो में करा देंगे। कि करा दे थोड़ा सा, लाइए थोड़ा सा करा ही देते हैं, क्या जा रहा है। भोजन एवं पोषण। ठीक है, क्या है? भोजन एवं पोषण चल रहा है ना कैमरा? हाँ ठीक है। क्या है? ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस देश द्वारा वृद्धि रोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि दूसरा स्थान है? तो नाइजीरिया का है। ये चलो 2018 के कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, भोजनों का संयोजन जो अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है, तो दाल और भूरा चावल। सार्वजनिक स्वास्थ्य, थोड़ा और जुम हो सकता है ना। हाँ, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में चरण है, तो 4 चरण हैं। और पोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? फूड एडिटिव कहते हैं। ठीक है, वह भोजन जो एक पोषणी दृष्टि से पूर्णतः अपर्याप्त है, तो स्पष्ट द्रव्य भोजन। ठीक है, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है, तो क्या है? पोषण है। पोषण तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। कौन कौन? डेडुनम, जेजुनम, इलियम। इसका ट्रिक क्या है? DJI। कौन आई? DJI। छोटी के घर कौन आई? DJI। ठीक है, इस तरीके से आपको याद कर लीजिएगा। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? तो पोषण होता है। पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है उबालने से। वह प्रक्रिया, मतलब इसका समझ रहे हो? मतलब उबाल कर खाना हो, तल कर खाना हो, बेक करके खाना हो, तो उसमें सबसे बेस्ट क्या होगा? बॉयल किया हुआ। एक प्रक्रिया जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करते हैं और उनका प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा? पोषण होगा। अब भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह। ठीक, भोजन के गैर पोषणी घटक हैं, तो रेशे या रफेज, जल या वण यौगिक। ठीक है, ये क्या होती है? ये गैर पोषणी होते हैं। ये कोई भी शरीर को पोषण नहीं देते। कहा प्रश्न बनता है ना, जल से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 0 कैलोरी। रफेज से यानी फाइबर से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 0 कैलोरी। वण यौगिक यानी जो कलर प्रदान करते हैं, कलर पिगमेंटेशन होते हैं, उनमें से क्या मिलता है? उनमें भी 0 कैलोरी मिलती है। किसी में कोई क्या होती? कैलोरी नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित है। ट्रॉयजिल टेस्ट यानी क्या होगा? प्रोटीन में होता है। भोजन शरीर में क्या होगा?
कौन सा कार्य करता है? तो शारीरिक कार्य करेगा, सामाजिक कार्य करेगा, मनोवैज्ञानिक कार्य करेगा। शारीरिक कार्य कैसे करेगा? हमें हमारे शरीर को डेवलप करने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता वो करने में, ये सब क्या करता है? भोजन शारीरिक रूप से कार्य करेगा। सामाजिक रूप से कैसे कार्य करेगा? हमारे यहाँ कोई बर्थडे हो, पार्टी हो, शादी हो, विवाह हो, हम तरह तरह की चीज़ें क्या हो, अगर उस चीज़ को बनाते हैं तो इससे हमारी क्या होगी? सामाजिक कार्य करेगा, यानी समाज में मेरा नाम होगा। और फिर मनोवैज्ञानिक कार्य क्या होगा? हम खा करके संतुष्ट हो गए। लोग खा करके क्या रही, उनके घर पे बहुत अच्छा खाना बना था, उनके लड़के के बर्थडे में बहुत अच्छा खाना बनाता थे, क्या हो गया? मनोवैज्ञानिक कार्य हो गया। ठीक है, यानी खा करके जो हमें साइकिक मिला, जो हमें संतुष्टि मिली, यही क्या है? मनोवैज्ञानिक कार्य है। किसी उत्पाद पर MRP से अभिप्राय क्या है? तो अधिकतम फुटकर मूल्य। MRP क्या है? MRP यही ना, जो सामान खरीदते हैं हम लोग, तो ये लिखा होता है क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अगर जितना भी प्राइस लिखा हो, अगर 12 रुपये 50 पैसे है तो 12 रुपये ले सकता है, बस आपसे 13 रुपये बट नहीं ले सकता। ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम है यानी अधिकतम है, इससे ज़्यादा वो ले ही नहीं सकता। उस पर सारे टैक्स वगैरह सब करके लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? एम का मतलब मैक्सिमम है, नॉट मिनिमम। ठीक है, तो अगर कभी भी आप लोग सामान लेने जाइएगा, अगर जितना रेट लिखा हो, 12 40 लिखा हो, तो 12 ले ले तो ठीक है, लेकिन आपसे 40 की जगह 50 नहीं ले सकता है। ठीक है, जागो ग्राहक जागो। खाद्यान्न अनाज एवं उत्पाद, दालें एवं फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियां आदि, और वसा एवं चीनी 5 खाद्य समूह पद्धतियाँ। ठीक है, अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील एवं सरल आहार में रूपांतरण क्या कहलाएगा? तो आधारी चयापचय कहलाता है। रोल है, क्या है? एक वाणक है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन द्वारा अनुशंसा की गई है कितने? 11 खाद्य वर्ग की। पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है किस रूप में? अनुकूलतम और अल्पतम। किण्वन से बढ़ता है पाचनशीलता, यानी फर्मेंटेशन से क्या होता है? पाचनशीलता बढ़ जाती है। पपीता विटामिन ए, संतरा विटामिन C, खजूर लौह तत्व, रागी कैल्शियम। ठीक है, ये सब स्रोत हैं। सुपोषण एवं कुपोषण। ठीक, सुपोषण एवं कुपोषण क्या कह रहा है? भारत पर सूक्ष्म पोषक पोषक पदार्थों की कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ है। घेंघा यानी गलगंड यानी ग्वाइटर, रतौंधी और रक्ताल्पता। ठीक है, भारत में सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी का उच्च प्रचलन है। क्या है? विटामिन ए और लौह। कुछ करा दें, फिर रहने देते हैं। कुपोषण कितना हो गया? 45 हो गए, 1 घंटे तक कर देते हैं। कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो क्या होगा? प्रतिजैवी निर्माण, फैगोसाइटोसिस क्रिया और ऊतक अखंडता। बच्चों में PEM का कारण है तो तनाव होता है। PEM क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। क्या है? PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक, जूम कर दे, इधर का सन क्यों दिखाना लगा है। भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी कौन सी है? तो ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण, यही क्या है? PEM है। ठीक है, सुमेल करें। क्या सुमेल करना है? लक्षण और बीमारी, यानी एस्टिएटोरिया ये किस में होगा? कुअवशोषण में, यानी किसी चीज़ का अवशोषण ना अच्छे से हो रहा हो। न्यूरोसाइक्रेटिक यानी हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, मूत्र में प्रोटीन की अत्यधिक क्षति यानी नेफ्रोटिक संलक्षण। प्लेटलेट्स एकत्रीकरण यानी CBD। ठीक है, इसका मतलब क्या है CBD का? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो पोषण मूल्यांकन विधियां और उपकरण। तो आहार सर्वेक्षण क्या है? FFQ। मानव मिति क्या है? MUAC। ठीक है, जीव रासायनिक HB। रोग प्रतिरोधक बेडॉट स्पॉट, ये किस में होता है? बेटा आँखों में। ठीक है, ये आप लोग चाहिए तो सारे चीज़ों का कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है। तो क्या गंभीर कमी के कारण होगा? स्कर्वी विटामिन C, कैराटोमलेशिया विटामिन A, एंगुलर स्टोमेटाइटिस राइबोफ्लेविन, इसमें क्या होता है? चिलोसिस होता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये लिप्स और जीभ से संबंधित होता है। परनीसियस एनीमिया विटामिन B12। ठीक है, ये सबसे कमी से होने वाले रोग हैं। जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, ठीक है, बाधित हो, उसके शरीर पर
कम उपचर्म, वसा तथा मांसपेशियां हों तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? सूखा रोग यानी रिकेट्स कहते हैं। सूखा रोग यानी रिकेट्स कहते हैं। उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है तो कुपोषण की दशा में दिया जाता है। मैरास्मस रोग होता है प्रोटीन की कमी से। कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती तो कुपोषण में, ये कौन सा निकल गया भैया, क्या है? त्वचा झुर्रियाँ युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है कुपोषण के। मोटापे का कारण है ज़्यादा खाना। मैरास्मस बीमारी पाई जाती है 1 वर्ष से कम बच्चों में। मैरास्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि वह कमज़ोर होता है। कुपोषण तथा चिंता से क्या है? गहरा संबंध होता है। पैरिया होता है दांतों में। प्रोटीन की कमी से क्वाशोरकर रोग होता है। वसा की मात्रा बढ़ा दी जानी चाहिए, किसमें? कुपोषण की स्थिति में। पौष्टिकता की बढ़ोतरी होने वाली 2 बीमारियां हैं, फ्लोरोसिस और मोटापा। फ्लोरोसिस किस में होगा? दांतों में। किसकी अधिकता से? फ्लोरीन की अधिकता हो जाए तो फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। और अगर फैट यानी और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो जाए तो मोटापा यानी ओबेसिटी का व्यक्ति शिकार हो जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा प्रोटीन होता है? नाम से जाने जाते हैं तो किससे? एंटीबॉडीज के नाम से जाने जाते हैं। शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से क्या अभिप्राय है? तो कुपोषण होना है। क्या है? पोषक तत्वों की अधिकता और कमी दोनों कुपोषण के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। ठीक है। अब क्या है? संतुलित आहार। अब यहाँ से हम वीडियो को ख़त्म कर दे रहे, किसी नेक्स्ट वीडियो पार्ट में लेकर के आएंगे। देख लीजिए आप लोग क्या क्या है। संतुलित आहार है, फिर ऊर्जा चयापचय है, ठीक है, उपापचय, फिर भोजन के द्वारा होने वाले रोग हैं, फिर यहाँ से ये सारी चीज़ें हैं बहुत इस तरीके। फिर कार्बोहाइड्रेट आ गया, फिर यहाँ प्रोटीन हो गया, ठीक है, फिर इसमें क्या हो गया। इसी तरीके से आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें और ऐसे ही हम आप लोगों के लिए वसा हो गया, लिपिड हो गया, जो आप लोग कहोगे, विटामिन्स हो गए, हम हर प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे। ऐसे ही आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल को शेयर करते रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं कि यहाँ भी होम साइंस पढ़ाई जाती है। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।